हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक विमेय गति। एक विमेय गति के अंतर्गत हम लोगों ने एक समान गति, नियत वेग से गति पढ़ ली थी। एक विमेय गति के अंतर्गत में हमने एक समान त्वरित गति भी पढ़ ली थी और असमान त्वरित गति भी पढ़ ली थी। अगर आपको याद आता हो तो अगर कण एक नियत वेग से गति कर रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम कौन कौन से समीकरण उपयोग कर सकते हैं। तो नियत वेग से गति, एक समान गति में वेग नियत रहेगा, त्वरण शून्य होगा और विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय। अब अगर गति के दौरान वेग बदल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं असमान गति, और वेग बदल रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो एक तरह से वेग बदल रहा है बोले तो त्वरित गति है। इस त्वरित गति को भी दो भागों में बांट दिया था, एक था एक समान त्वरित गति और एक था असमान त्वरित गति। यदि गति के दौरान त्वरण नियत है तो इसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम कौन कौन से समीकरण उपयोग में ले सकते हैं कि अगर गति के दौरान त्वरण नियत है अर्थात एक समान त्वरित गति है तो अपन को अगर t समय पश्चात वेग निकालना है तो v बराबर u प्लस at, t समय पश्चात विस्थापन निकालना है तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और s विस्थापन पश्चात वेग निकालना है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर गति के दौरान वेग तो बदल रहा है बोले तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन त्वरण भी लगातार बदल रहा है। मींस वेग में परिवर्तन की दर नियत नहीं है, वेग नियत दर से परिवर्तित नहीं हो रहा। तो कण की गति असमान त्वरित गति है, और अगर असमान त्वरित गति है बोले तो गति के दौरान त्वरण नियत नहीं है, बोले तो वेग में परिवर्तन की दर नियत नहीं है। तो कण की गति का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई निश्चित समीकरण नहीं है, कोई फिक्स समीकरण नहीं है। गति के समीकरण से मतलब विस्थापन, वेग, त्वरण, समय, इनके मध्य जो संबंध है कोई निश्चित समीकरण आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संबंध इस बात पर डिपेंड करेगा कि त्वरण समय का किस प्रकार का फलन है, त्वरण विस्थापन का किस प्रकार का फलन है। तो त्वरण के समय या विस्थापन पर अलग अलग प्रकार से निर्भरता होगी, तो इनकी गति के समीकरण भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। तो एक समान त्वरित गति के लिए कोई निश्चित समीकरण नहीं है, जिस टाइप से त्वरण समय या विस्थापन का फलन होगा उसी हिसाब से इसकी गति के समीकरण आएंगे। आज अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहलाती है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति तो अपन सब जानते हैं। गति जब अपन ने चैप्टर शुरुआत किया था उसी दिन अपन ने बोला था कि किसी भी वस्तु का विराम अवस्था में होना या गतिशील अवस्था में होना, गति की अवस्था में होना वस्तु के साथ साथ वस्तु पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं। बोले तो किसी वस्तु का स्थिर अवस्था में होना या गतिशील अवस्था में होना वस्तु के साथ साथ प्रेक्षक पर भी निर्भर करता है। एक ही वस्तु एक प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हो सकती है और वही वस्तु उसी समय किसी दूसरे के सापेक्ष क्या हो सकती है, गतिशील अवस्था में हो सकती है। तो भैया गति और स्थिर अवस्था सापेक्ष राशि है, ये हमेशा किसी न किसी के हिसाब से बोले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे यूं समझिए, मान लीजिए ये कार है और इस कार में ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है और एक व्यक्ति है जो रोड पर खड़ा हुआ है, चुपचाप बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस व्यक्ति बी की बात करूं तो यह व्यक्ति बी इस ए के हिसाब से कौन सी अवस्था में होगा, विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि इस वेग बी की ए के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यही व्यक्ति बी इस सी के हिसाब से क्या होगा, गतिशील अवस्था में होगा। क्यों? अभी कार यहाँ पर है, फिर कार यहाँ पर, फिर कार यहाँ पर। अरे ये व्यक्ति बी कार के अंदर बैठा है तो जब कार यहाँ पर आ गया तो व्यक्ति बी भी यहाँ पर आ जाएगा, जब कार यहाँ आ गई तो व्यक्ति बी भी यहाँ पर आएगा। तो यह व्यक्ति बी की स्थिति इस सी के सापेक्ष लगातार समय के साथ बदलती जा रही है। तो यह व्यक्ति भी सी के सापेक्ष क्या होगा, गतिशील होगा, गति की अवस्था में होगा। तो एक ही व्यक्ति एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एक प्रेक्षक के सापेक्ष
स्थिर अवस्था में, और यही व्यक्ति भी किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील अवस्था में। अब एक और बात हो सकता है बाउंसर जाए कि किसी वस्तु का गतिशील होना केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु गति कर रही है, वस्तु रुकी है तो भी वो प्रेक्षक के सापेक्ष क्या हो सकती है, गतिशील। इस वाले केस में ये बी सी के सापेक्ष गतिशील है क्योंकि बी की स्थिति लगातार सी के सापेक्ष बदल रही है। तो यहाँ तो उनको लगता भी है कि हाँ बी कार में बैठा हुआ चल रहा है तो सी को ये गतिशील लगेगा, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर प्रेक्षक वस्तु रुकी है लेकिन प्रेक्षक गतिशील है तो भी प्रेक्षक को वस्तु गतिशील दिखाई देगी। कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए टेबल है और इस टेबल पे ये एक किताब रखी हुई है, ठीक है, इस टेबल पर ये किताब रखी हुई है, एक व्यक्ति ये है ए और एक व्यक्ति है ये बी, और ये बी व्यक्ति इस कमरे पर गति कर रहा है। तो यदि मैं इस बुक की ए के सापेक्ष बात करूं तो पता लगता है यह बुक ए के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि इस बुक की ए के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यह व्यक्ति बी आगे गति कर रहा है तो व्यक्ति भी आगे चलता जाएगा तो इस बी के सापेक्ष इस ए की स्थिति में लगातार समय के साथ परिवर्तन होगा। तो इस व्यक्ति बी के हिसाब से इस बुक की स्थिति लगातार बदल रही है, तो यह बुक इस बी के सापेक्ष क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। जबकि एक्चुअल में वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई वस्तु भी गतिशील अवस्था में हो सकती है अगर निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में हो। तो इस बी के हिसाब से ये वस्तु बुक गतिशील अवस्था में होगी क्योंकि इस बुक की इसके सापेक्ष स्थिति में लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात तय है कि गति सापेक्ष राशि है तो गति हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष बोली जाती है। लेकिन हम लोग बचपन से एक पढ़कर आते हैं कि एक कार है जो 54 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है। तो भैया लोगों, एक कार का वेग 54 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ तो हमने किसी के भी सापेक्ष नहीं बोला, जबकि अपन बोल रहे गति किसी न किसी के सापेक्ष होती है। जैसे मैं बोलूं कि बी रुका हुआ है, बी रुका हुआ किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष, क्योंकि ये बी गतिशील है सी के सापेक्ष, तो अपन को बोलना पड़ेगा या अपन बोलेंगे बी ए के सापेक्ष विराम अवस्था में। बी ए के सापेक्ष विराम अवस्था में होने का मतलब बी का ए के सापेक्ष वेग कितना है, 0, और बी इस सी के सापेक्ष गतिशील है कितने वेग से, 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिशील है। तो गति हमेशा सापेक्ष राशि है, तो जब भी हम किसी वस्तु का वेग बोलेंगे तो वह हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होगा। लेकिन हम जनरली बोलते हैं एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है, जैसे मैंने बोल दिया ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है तो इस कार का वेग भी है किसी न किसी के सापेक्ष, लेकिन मैंने तो बोला नहीं किसके सापेक्ष। तो जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो वह वेग किसके सापेक्ष लिया जाएगा, पृथ्वी के सापेक्ष। तो एक्चुअल में मेरे को बोलना चाहिए था कार पृथ्वी के सापेक्ष कितने वेग से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो वेग बोले तो गति हमेशा क्या है, सापेक्ष राशि है, किसी न किसी के हिसाब से बोली जाएगी। बोले तो किसी न किसी के हिसाब से, बोले तो किसी को प्रेक्षक लेते हुए ही हम अन्य वस्तुओं के वेग के बारे में, गतिशील अवस्था के बारे में बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यह किताब रुकी है कि गतिशील है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा ये किताब इस टेबल के सापेक्ष रुकी हुई है, गतिशील है, यह किताब इस ए के सापेक्ष रुकी हुई है, गतिशील है, यह किताब इस बी के सापेक्ष रुकी हुई है, गतिशील है। क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्णतः स्थिर या पूर्णतः गतिशील नहीं है। एक ही वस्तु किसी के सापेक्ष तो स्थिर होगी और वही वस्तु किसी के सापेक्ष गतिशील होगी। तो वेग हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होगा। तो समझिएगा, मान लीजिए दो वस्तुएं ए और बी, माना कि ए का वेग पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, वी ए ई वेक्टर, और बी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष वी बी ई वेक्टर है। जनरली हम लोग बोल देते हैं ए का वेग वी ए वेक्टर और बी का वेग वी बी वेक्टर है।
तो जब हम ये नहीं बोलते कि ए का वेग किसके सापेक्ष है, तो सामान्य तौर पर किसके सापेक्ष किया जाता है, पृथ्वी के सापेक्ष। और हम इसको सामान्यतः वी ए वेक्टर बताने की बजाय, प्रदर्शित करने की बजाय वी ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और वी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग को वी बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जनरली अपन बोल देते हैं ए वस्तु का वेग इतना है, बी वस्तु का वेग इतना है, लेकिन ये वेग किसके सापेक्ष है भैया, पृथ्वी के सापेक्ष। जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो वो किसके सापेक्ष होंगे, पृथ्वी के सापेक्ष, या अगर कार्तीय निर्देश तंत्र रखा है तो उसके सापेक्ष होंगे। तो ये ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, ये बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, जिसको सामान्य तौर पर हम वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ये तो क्या हुआ, ए का वेग देखा पृथ्वी के सापेक्ष और बी का वेग देखा पृथ्वी के सापेक्ष, मींस अभी अभी पृथ्वी को अपन क्या कर रहे हैं, निर्देश तंत्र मान रहे हैं, निर्देश तंत्र मान रहे हैं या प्रेक्षक मान रहे हैं, एक ही बात है। अब अपन ने क्या करा, पृथ्वी को निर्देश तंत्र मानते हुए, पृथ्वी को प्रेक्षक मानते हुए ए और बी के वेग बोल दिए। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं पृथ्वी को निर्देश तंत्र ना मानकर इस ए को निर्देश तंत्र मानता, मींस मैं ए के हिसाब से बात करता, गौर फरमाइएगा, पृथ्वी को निर्देश तंत्र मानते हुए मेरे को ए का वेग और बी का वेग दे दिया गया कि पृथ्वी के सापेक्ष ए इतने वेग से चल रहा है, बी इतने वेग से चल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, ए को निर्देश तंत्र मानते हुए बी का ए के सापेक्ष वेग निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ए को निर्देश तंत्र माना तो ए मेरा निर्देश तंत्र बन गया, प्रेक्षक बन गया। तो अब बी की गति मेरे को किसके हिसाब से देखनी पड़ेगी, ए के हिसाब से। तो अगर मैं ए को निर्देश तंत्र मानता हूं या बी की गति ए के हिसाब से देखता हूं, तो भैया लोगों बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग माइनस ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। तो अगर मैंने पृथ्वी की जगह पर ए को निर्देश तंत्र माना, मैंने कहा कि मैं बी की गति पृथ्वी के हिसाब से नहीं देखूंगा, बी की गति ए के हिसाब से देखूंगा। तो बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, बी का जो पृथ्वी के सापेक्ष वेग दे रखा है उसमें से क्या कर दूंगा, ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग घटा दूंगा। ध्यान रखना, बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का वेग माइनस ए का वेग तभी होगा। अब मैंने जानबूझ के बी का वेग माइनस ए का वेग बोला है, क्योंकि बी का वेग मतलब बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, ए का वेग मतलब ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। तो ध्यान रखना, बी और ए दोनों के वेग एक ही प्रेक्षक के सापेक्ष होने चाहिए, एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष होने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आपको ए का वेग पृथ्वी के सापेक्ष दे रखा हो और बी का वेग पता नहीं किसी और के सापेक्ष दे रखा हो और आप बोलते हैं बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का वेग माइनस ए का वेग। नहीं भैया लोगों, ये सूत्र तभी लगेगा जब ए और बी दोनों के वेग किसी एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष दिए जाएंगे। तो भैया लोगों बी का ए के सापेक्ष वेग क्या हो गया, बी का वेग माइनस ए का वेग। तो अगर आपको दो वस्तुएं गति कर रही है, उन दोनों वस्तुओं का आपको पृथ्वी के सापेक्ष या किसी एक कॉमन निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दे रखा है, लेकिन अब अगर आप इस वस्तु के सापेक्ष वेग देखना चाहते हैं, मींस इसके सापेक्ष वेग देखने का मतलब इसको निर्देश तंत्र मानना चाहते हैं, इसके हिसाब से गति देखना चाहते हैं, तो बी की ए के हिसाब से जो गति आएगी वो क्या आएगी, बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग माइनस ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, अर्थात बी का ए के सापेक्ष वेग देखने के लिए मैं क्या करूंगा, बी का वेग में से ए का वेग घटा दूंगा, लेकिन बी और ए के वेग दोनों वेग एक कॉमन निर्देश तंत्र के सापेक्ष होने चाहिए। भैया लोगों बी का ए के सापेक्ष वेग क्या आया, बी का वेग माइनस ए का वेग, लेकिन ध्यान रहे वेग क्या बताई, सदिश राशि, और सदिश राशि बताई तो जब आपको वी बी वेक्टर में से वी ए वेक्टर को घटाना है
तो सीधा सीधा घटेगा नहीं, आपको सदिश का वैकलन करना पड़ेगा। सदिश राशियों को जिस तरह से आपने घटाया था उस तरह से आपको घटाना पड़ेगा। मींस यहाँ परिमाण के साथ साथ क्या घटेगी, दिशाएं घटेगी, अर्थात इसका साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा इसका अंतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। अब एक बात और आती है, जैसे मैंने b की गति a के हिसाब से देखी, तो ऐसा करो a की गति a के हिसाब से भी देखो। तो a के सापेक्ष वेग क्या होगा, a का वेग a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग माइनस a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। अरे a का a के सापेक्ष वेग बोले तो खुद के सापेक्ष वेग, तो क्या होगा, a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग बोले तो b की जगह क्या हो गया a, b की जगह क्या हो गया a, तो a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग माइनस a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग बोले तो वस्तु का वेग माइनस निर्देश तंत्र का वेग, क्योंकि जिसके सापेक्ष बात करें वो क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। तो यहाँ वस्तु भी a और निर्देश तंत्र हुआ a, तो वस्तु का वेग माइनस निर्देश तंत्र का वेग, तो पता लगा ये और ये तो सेम है, तो ये वेग कितना आ गया, 0। अरे भैया वस्तु a निर्देश तंत्र भी है बोले तो ये तो खुद के सापेक्ष वेग आया, खुद के सापेक्ष वेग कितना हुआ, 0। तो मतलब पता है क्या निकला, जैसे ही मैंने a को निर्देश तंत्र माना, आपको a और b के वेग पृथ्वी के सापेक्ष दे रखे थे, a और b के वेग पृथ्वी के सापेक्ष दे रखे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पृथ्वी को निर्देश तंत्र मान के क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं a को निर्देश तंत्र मान के क्वेश्चन करूंगा। तो जैसे ही मैंने a को निर्देश तंत्र माना, a का खुद के हिसाब से वेग तो कितना हो गया, 0। मींस जिसको निर्देश तंत्र मानूंगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। a को जैसे निर्देश तंत्र माना, a रुक गया, क्योंकि a का a के सापेक्ष वेग कितना है, 0। अब a तो रुक गया, लेकिन अब b इस vb वेक्टर से गति नहीं कर रहा है, b का वेग vb नहीं है, b का वेग तो vb कब था, पृथ्वी के सापेक्ष। लेकिन अब मैं बात किसके सापेक्ष कर रहा हूं, a के सापेक्ष, और जब मैं बात a के सापेक्ष कर रहा हूं तो b का वेग vb नहीं आएगा, क्या आएगा, vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। अब एक बात आपको बताऊं, आप इन दोनों को चलाते हुए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है, या a को निर्देश तंत्र मानते हुए बोले तो a को रोक दे, a को निर्देश तंत्र मानने का मतलब जिसको निर्देश तंत्र माना वो रुक गया, जिसको निर्देश तंत्र माना वो रुक गया और केवल दूसरी वस्तु गति कर रही है, लेकिन दूसरी वस्तु का वेग अब ये नहीं होगा, इसका वेग इसके सापेक्ष निकाला जाएगा, तो इसका इसके सापेक्ष वेग क्या होगा, इसका वेग माइनस इसका वेग। तो आप क्या करेंगे, जब दो वस्तुएं गति कर रही है और आपसे बोला जाए इस क्वेश्चन में ये चीजें बताइए, तो आप क्या करें, इन दोनों वस्तुओं में से एक को निर्देश तंत्र मान लें, निर्देश तंत्र मानते वो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और वो वस्तु रुक जाएगी तो अब दूसरी वस्तु कितने वेग से गति करेगी, इस वस्तु का पृथ्वी के सापेक्ष वेग में से इसका जो पृथ्वी के सापेक्ष वेग था उसको घटा देंगे, और अब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस वाले का आंसर और इस वाले का आंसर क्या आएगा, सेम। मींस आप इन दोनों को चलाते हुए जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। बच्चे का दिमाग थोड़ा होता है, सर इसमें तो ये चल रहा था, इसमें तो ये रुक गया, तो आंसर सेम कैसे आएगा, भैया सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने a को निर्देश तंत्र माना तो a रुक गया, लेकिन अब b का वेग vb नहीं है, b का वेग कितना है, vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। अब बात आती है सर हम ये टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्यों हम a के सापेक्ष बात करें, तो क्या होता है भाई, जब किसी क्वेश्चन में दो वस्तुएं दो कण गति कर रहे होते हैं तो आपसे बोला जाता है बताइए ये चीज बताइए, तो आपको इसकी गति भी देखनी पड़ती है, आपको इसकी गति भी देखनी पड़ती है, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है। मैक्सिमम बच्चों को तो एक कण की गति में घूम जाते हैं, एक कण की गति समझ में नहीं आती, जब दो चलने लग जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को निर्देश तंत्र मान लेते हैं, चाहे a को मानो चाहे b को मानो, ये चॉइस आपकी है। इन दोनों में से एक को निर्देश तंत्र मान लेंगे, जिसको निर्देश तंत्र माना
उसका खुद की, क्योंकि इसको निर्देश तंत्र मानते हैं, इसके हिसाब से बात होगी, और जब इसके हिसाब से बात होगी तो इसका खुद के सापेक्ष वेग कितना आएगा, 0। बोले तो ये अपने आप को क्या मान लेगा, रुका हुआ, और इसने अपने आप को रुका हुआ मान लिया, तो अब इस b का इसके सापेक्ष वेग क्या होगा, इस b का पृथ्वी के सापेक्ष जो वेग था उसमें से क्या कर देंगे, इस एक जिसको निर्देश तंत्र माना है उसका पृथ्वी के सापेक्ष वेग इसको घटा देंगे। अब आपके इस क्वेश्चन में केवल ये तो रुक गया और केवल यही चल रहा है, तो अब एक ही वस्तु गति कर रही है, और अब एक वस्तु की गति को, एक कण की गति को देखना थोड़ा सा आसान काम होगा। तो जब किसी क्वेश्चन में दो दो तीन तीन वस्तुएं गति करने लग जाती है, गति कर रही होती है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, आपसे बोला जाएगा बताओ ये कब जाके मिलेगी या कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को निर्देश तंत्र मान लेंगे, निर्देश तंत्र मान लेंगे, वो रुक जाएगी और केवल दूसरी गति कर रही होगी, लेकिन दूसरी का वेग आपको इसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो इन दोनों का वेग इसके हिसाब से दिया हुआ है, पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी को निर्देश तंत्र मानते हुए दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम पर आपने क्या करा, इसको निर्देश तंत्र मानने के बजाय इसको निर्देश तंत्र मान लिया, तो अब इसका वेग भी इसके हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। तो अब आपको एक तो रुक गई और केवल दूसरी चल रही है, और दूसरी का वेग इसके सापेक्ष आप निकाल लेंगे इस तरह से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। आप क्वेश्चन ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सेम आएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। तो भैया लोगों, b का a के सापेक्ष वेग क्या आएगा, b का वेग माइनस a का वेग, लेकिन बस ध्यान रहे वेग सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो ये साधारण बीजगणित की निबंधन इनको घटाया नहीं जाएगा, इनको घटाने के लिए आपको सदिश बीजगणित लगानी पड़ेगी, और सदिश बीजगणित लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको याद दिलाऊं, दो सदिशों का अंतर बोले तो दो सदिशों का योग है। तो अपन सदिशों के योग करने की तीन विधियां पढ़कर आए, गणितीय, ग्राफीय और घटक विधि। तो आप इन तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि आप उपयोग में ले सकते हैं। अब अपन एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, स्पेशल केस, ठीक है। जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में गतिशील, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में गतिशील है, तो मान लीजिए ए का वेग v a वेक्टर है और ये b का वेग v b वेक्टर है। ये दोनों वेग किसके सापेक्ष दे रखे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष। लेकिन मैंने कहा कि हम दोनों को गति नहीं कराएंगे, हम एक को गति कराएंगे। एक को गति कराने का मतलब इन दोनों में से एक को क्या मानना पड़ेगा, निर्देश तंत्र। तो मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, पृथ्वी को निर्देश तंत्र मानते हुए क्वेश्चन नहीं करूंगा, ए को निर्देश तंत्र मानते हुए क्वेश्चन करूंगा। तो जैसे मैंने ए को निर्देश तंत्र माना, ए तो रुक गया, अब केवल बी चल रहा है, तो बी का वेग मेरे को किसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा, ए के सापेक्ष। तो बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, बी का वेग माइनस ए का वेग। माना किस दिशा में, एक अंश दिश क्या है, आई के। तो वीबी वेक्टर क्या हुआ, वीबी वेक्टर का परिमाण तो वीबी, दिशा आई के, वीए वेक्टर का परिमाण वीए, दिशा आई के। अरे मैं कितनी बार बोलूं, किसी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। वीबी वेक्टर का परिमाण वीबी आ गया, दिशा देने के लिए एकांश दिश आई के यूज कर लिया। तो वीबी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए आई के, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं, वीबीए क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए। इसका मतलब b का a के सापेक्ष वेग क्या आ गया, इन दोनों के वेगों के परिमाण के अंतर के बराबर आ गया। मींस जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो a के सापेक्ष b का वेग कितना आएगा, vb माइनस va। गौर फरमाइएगा, ये समीकरण आपको अदिश समीकरण दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सदिश समीकरण है। क्यों, क्योंकि अगर vb ग्रेटर देन va, vb का मान va से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। प्लस में आने का मतलब b का a के सापेक्ष वेग क्या होगा, धनात्मक x दिशा में। और अगर b का वेग a के वेग से कम था, b का पृथ्वी के सापेक्ष वेग a का पृथ्वी के सापेक्ष वेग से कम था, तो vb va से कम है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी।
मींस वीबी माइनस वीए माइनस में आएगा, तो माइनस का चिन्ह क्या बताएगा कि वीबी ए वेक्टर बी का ए के सापेक्ष वेग जो है वो आई कैप के क्या है विपरीत दिशा में, तो इसका प्लस साइन तो ये बताएगा कि बी का ए के सापेक्ष वेग धनात्मक आई कैप की दिशा में, और इसका माइनस साइन बताएगा कि वेग की दिशा बी का ए के सापेक्ष वेग आई कैप के विपरीत दिशा में। अब इस चीज को आप थोड़ा सा यूं समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से और बी चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। ए का पृथ्वी के सापेक्ष वेग 50 है और बी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों चल रहे हैं। तो चूंकि इनका वेग नियत है या चाल नियत है, तो अगर 1 घंटे समय पश्चात में इनके बीच की दूरी देखना चाहूं, तो चूंकि वेग नियत है तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, चाल का मान कितना है 50, समय कितना है 1 घंटा, तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा 50 किलोमीटर। इसकी भी चाल नियत है, तो ये भी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, दूरी बराबर 4 इंटू समय, चाल कितनी है 60, समय कितना है 1 घंटा, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे के पश्चात ए 50 किलोमीटर दूरी तय करके ए डैश पर आ जाएगा और बी कहां पर आ जाएगा बी डैश पर, अर्थात 1 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, दोनों एक साथ चले थे तो ठीक है ना। ये अपन ने दोनों को चलाकर 1 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी देख ली। लेकिन अगर मैं क्या करता ए को निर्देश तंत्र मानता, मैं बोलता मैं ए और बी की गति पृथ्वी के सापेक्ष न देखकर ए के सापेक्ष देखूंगा। जैसे ही ए के सापेक्ष देखूंगा ए का वेग तो क्या हो जाएगा शून्य, खुद के सापेक्ष वेग तो शून्य। अब बी का ए के सापेक्ष वेग क्या होगा, चूंकि ए और बी दोनों की दिशा समान है, तो बी का ए के सापेक्ष वेग क्या आएगा बीबी माइनस बीए, इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। तो कितना आएगा, बीबी की वैल्यू कितनी है 60, बीए की वैल्यू कितनी है 50, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब बी ए के सापेक्ष, बी का ए के सापेक्ष वेग कितना हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, तो बी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा 10 किलोमीटर। ए तो चला ही नहीं था, बी चल गया यहां आ गया, तो इनके बीच की दूरी अभी भी कितनी किलोमीटर आ जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे पश्चात बी तो यहां पर आ जाएगा और ए तो यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, तो अभी भी इनके बीच की दूरी कितनी आएगी 10 किलोमीटर। दोनों को चलाया तो भी 1 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर, और ए को रोके बी को चलाए तो भी 1 घंटे के पश्चात इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर। तो आप क्वेश्चन ऐसे करें चाहे ऐसे करें एक ही बात है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल ढंग से सोल्व करेंगे तो इस मेथड से क्वेश्चन करना इजी जो होता है, बस थोड़ा सा आपको सदिश घटाना आना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन करना अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब ढंग के लेवल का क्वेश्चन आएगा बेहोश हो जाते हैं बच्चे, 2-2 कण की 3-3 कण की गति आ जाती है, तो एक कण की गति समझ में नहीं आती, तो 3-3 गतियां एक साथ देखनी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा बेहोश हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करेंगे, उनमें से एक को निर्देश तंत्र मान लेंगे ताकि उसकी गति तो टेंशन खत्म, क्योंकि वो तो रुक गया, अब अपन को बाकी 1 या 2 की गति ही देखनी है, ठीक है। अब एक और बात, क्या सेकंड केस, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है भैया विपरीत दिशा में गतिशील है, तो ए इधर जा रहा है और बी इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, बी इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है ना सर। ये दोनों वेग किसके सापेक्ष है, पृथ्वी के सापेक्ष। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक को निर्देश तंत्र मान लूंगा, ए रुक गया, ए को निर्देश तंत्र मान दे, ए का ए के सापेक्ष वेग तो कितना आएगा 0, तो अब केवल बी का वेग निकालना है, तो बी का ए के सापेक्ष वेग क्या आएगा, बी का वेग माइनस ए का वेग। अरे ये वेग सदिश राशि बताए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, तो माना इस दिशा में एकांक सदिश क्या है आई कैप है, तो वीबी वेक्टर का परिमाण क्या होगा वीबी वेक्टर का परिमाण, तो वीबी दिशा क्या हो जाएगी माइनस आई कैप, वीए वेक्टर का परिमाण माइनस वीए वेक्टर है, तो वीए वेक्टर का परिमाण तो वीए दिशा आई कैप। तो भैया लोगों वीबी
b का a के सापेक्ष वेग क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन vb प्लस va i के। तो अगर मैं केवल इसको सिंपल वे में राइट कर दूं तो इसका मतलब b का a के सापेक्ष वेग कितना आएगा, vb प्लस va। वही वाली बात है, जब दिशा समान होगी, जब दिशा समान होगी, इन दोनों का आप अंतर करें तो परिणामी सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर आता है। और जब दिशा विपरीत होती है, जब दिशा विपरीत होगी तो करने गए अंतर वो क्या रहता है, जुड़ जाता है। बोले तो जब दोनों विपरीत दिशा में है तो b का a के सापेक्ष वेग क्या आएगा, इनके जो वेगों का परिमाण है उनके योग के बराबर आएगा। यहां से आपको क्या पता लग जाएगी, दिशा पता लग जाएगी। समझिएगा कि ना क्या चाहते हैं। मान लीजिए ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, b चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। दोनों एक जगह से चलना शुरू हुए, दोनों एक जगह से चलना शुरू हुए। ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 50 किलोमीटर, a डैश पर आ जाएगा। ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर, b डैश पर आ जाएगा। तो a डैश और b डैश बोले तो a और b के बीच की दूरी 1 घंटे के पश्चात कितनी होगी, 60 प्लस 50 बोले तो 110। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता, इसी क्वेश्चन को क्या करता, a को रोक देता कि a तो चल ही नहीं रहा, केवल b चल रहा है, a नहीं चलेगा, मतलब a को निर्देश तंत्र मान लिया, a को निर्देश तंत्र मान लिया तो b का वेग किसके हिसाब से आएगा, a के हिसाब से। तो b का a के सापेक्ष वेग, b का वेग माइनस a का वेग। b का वेग कितना है भैया, b का वेग कितना है 60, किधर की तरफ, ऋणात्मक x दिशा में। a का वेग कितना है 50, धनात्मक x दिशा में। तो b का a के सापेक्ष वेग कितना है, माइनस 60 i के माइनस 50 i के, कितना आ गया 110 माइनस i के माइनस i के क्या बता रहा है कि b का a के सापेक्ष वेग किधर की तरफ है, i के विपरीत दिशा में, और जिसका परिमाण कितना है 110। तो अगर 110 किलोमीटर है, अगर a रुका हुआ है, b चल रहा है 110 से, तो 1 घंटे पश्चात b कितनी दूरी तय कर लेगा, 110 किलोमीटर। तो a तो रुका हुआ है, a तो यहीं का यहीं पड़ा है, और b यहां से यहां पर आ गया। तो दोनों के बीच की दूरी अभी भी कितनी हो गई, 110 किलोमीटर हो गई। बोले तो a को रोक कर भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तो भी आंसर वो का वही आया। और अब अगर थर्ड केस बात करें, कि a वेक्टर और बोले तो a का वेग और b का वेग एक दूसरे के लंबवत हो तो b का a के सापेक्ष वेग क्या होगा, b का वेग माइनस a का वेग। जैसे मैंने b का a के सापेक्ष वेग बोला तो a तो रुक गया, अब b चल रहा है vb माइनस va से, तो vb वेक्टर माइनस va वेक्टर से चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, vb वेक्टर कितना हो जाएगा, vb j के, ये धनात्मक y दिशा मान लेते हैं, ये धनात्मक x दिशा मान लेते हैं, v i के। तो b का a के सापेक्ष वेग का परिमाण कितना हो जाएगा, vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर का अंडर। दिशा की अगर अपन बात करना चाहे तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। क्या गौर फरमाइएगा, ये va वेक्टर है, ये vb वेक्टर है। तो अगर हमको दिशा चाहिए तो vb वेक्टर में से क्या घटाना है, va वेक्टर घटाने का वही अर्थ है जो माइनस va वेक्टर जोड़ने का है। तो vb वेक्टर ड्रॉ किया, उसके अंतिम बिंदु पर माइनस va वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, vb वेक्टर प्लस माइनस va वेक्टर। तो माना कि ये कोण कितना है अल्फा, तो इससे अपन को दिशा पता लग जाएगी, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधा va अपॉन vb। तो a तो रुका हुआ है लेकिन b गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, कितने वेग से गति कर रहा है, अंडर रूट va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर से ये गति कर रहा है। ठीक है, अब इस पर बस एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, फिर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा।
तो एक बहुत हिट क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर 8-9 क्लास में कभी करा हो, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये पुलिस है और ये चोर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूरी है। चोर पुलिस को देखता है, अरे पुलिस भागो, तो चोर पुलिस से दूर भागना शुरू करता है। कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर से। नो डाउट ये किसी न किसी के सापेक्ष है, पृथ्वी के सापेक्ष। तो चोर पृथ्वी के सापेक्ष पुलिस से दूर की तरफ भागना शुरू करता है 4 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइम पर पुलिस को भी चोर दिखता है, चोर, तो पुलिस भी चोर की तरफ भागती है कितनी से? 5 किलोमीटर पर आवर। ये वेग किसी न किसी के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के सापेक्ष। अब आपसे बोला जाता है कि भैया बताओ पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? पहले तो ये बताओ पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पकड़ लेगी, क्योंकि चोर धीरे भाग रहा है, पुलिस तेज भाग रही है। धीरे धीरे इनके बीच का गैप कम होता जाएगा और पुलिस अल्टीमेटली इसको पकड़ लेगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो दोनों को गति कराते हुए टाइम निकालते हैं कितनी देर में पकड़ेगी, फिर अपन एक को रोककर टाइम निकालेंगे। तो देखिएगा पुलिस भी भाग रही है, चोर भी भाग रहा है। तो जैसे चोर यहां से भागना शुरू हुआ 4 किलोमीटर पर आवर से, चोर भागता रहा, पुलिस भी भागती रही और यहां पर आकर पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो t बराबर 0 पर पुलिस और चोर यहां थे, क्योंकि जैसे ही अपन ये मान के चल रहे चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों एक साथ भागने लगे। चोर पुलिस से दूर भाग रहा है और पुलिस चोर की तरफ भाग रही है। तो t बराबर 0 पर पुलिस और चोर यहां थे और t सेकंड के पश्चात पुलिस और चोर दोनों यहां पर आ गए। ये लगातार 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये यहां से यहां पर कितने समय में पहुंचा? t सेकंड में। तो t समय के अंदर पहुंचा। तो चोर द्वारा t समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? क्योंकि जब 4 नियत है तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो चोर द्वारा t समय में तय की गई दूरी 4 इंटू समय, और चोर की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। पुलिस t बराबर 0 सेकंड पर यहां पर थी और t समय पश्चात यहां पर आ गई। तो पुलिस द्वारा इस t समय में तय की गई दूरी, चूंकि पुलिस भी नियत चाल से चल रही है और जब चाल नियत होती है तभी जाके लगा सकते हैं दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 5 इंटू t। तो पुलिस यहां से यहां तक पहुंचा और कितनी दूरी तय की? 5 इंटू t। तो यहां से यहां तक की दूरी को मैं ये दूरी प्लस ये दूरी भी बोल सकता हूं। बोले तो 5 इंटू टी किसके बराबर हुआ? यहां से अंदर की दूरी 5 इंटू टी है और यही दूरी ये दूरी प्लस ये दूरी भी बोला जा सकता है। तो 5 इंटू टी किसके बराबर हुआ? 2 किलोमीटर प्लस 4 इंटू टी, पक्षांतर किया टी रह गया। अरे 5 टी में से 4 टी घटाएंगे तो टी रह जाएगा ना, तो आंसर कितना आएगा? 2 घंटे आएगा। तो पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी? 2 घंटे में पकड़ लेगी। अब अगर अपन क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को निर्देश तंत्र मान लेते हैं। इनमें से किसी एक को निर्देश तंत्र मान लिया। तो मैंने क्या करा? चोर को निर्देश तंत्र मान लिया। मैंने कहा अब की बार मैं गति चोर के सापेक्ष देखूंगा। तो जैसे मैंने चोर को निर्देश तंत्र माना, चोर तो रुक गया। अब जब चोर रुक गया तो पुलिस का वेग किसके सापेक्ष आएगा? चोर के सापेक्ष आएगा। तो पुलिस का वेग माइनस चोर का वेग। पुलिस का वेग कितना है देखिए तो भैया 5। वेग बताया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो पुलिस का वेग आया 5 i और चोर का वेग कितना आया? 4 i। तो पुलिस का चोर के सापेक्ष वेग कितना आया? i। इस i को 1 into i बोल सकता हूं। इसका मतलब पुलिस का चोर के सापेक्ष वेग का परिमाण तो कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर और दिशा किधर की तरफ आई? i की तरफ। तो अगर मैंने चोर को निर्देश तंत्र माना तो चोर तो रुका हुआ है और पुलिस भाग रही है चोर की तरफ i। तो पुलिस का वेग i की दिशा में, ठीक है, और कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। तो पुलिस चोर की तरफ भाग रही है 1 किलोमीटर पर आवर से। चोर तो रुका हुआ है क्योंकि चोर को निर्देश तंत्र मान लिया तो उसका वेग तो 0 तो चल ही नहीं रहा। तो भैया पुलिस
1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो पुलिस चोर तक कितनी देर में पहुंचेगी? तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्योंकि चाल नियत है इसलिए दूरी बराबर चाल इंटू समय लगा सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर और चाल कितना है? 1। यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर और चाल कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, 2/1 2। तो कितनी देर में पकड़ लेगा? 2 घंटे में। आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पकड़ ही लेगी ना पुलिस, चोर रुका हुआ ही तो है, इसमें क्या नई बात आ गई। लेकिन अगर मैं क्या करता, पुलिस को निर्देश तंत्र मान लेता, पुलिस को निर्देश तंत्र मान लेता, पुलिस रुकी हुई है, पुलिस रुकी हुई है और चोर चल रहा है, पुलिस रुकी हुई है चोर चल रहा है, या यूं बोलूं पुलिस को निर्देश तंत्र माना, तो अब मेरे को चोर का वेग किसके सापेक्ष देखना पड़ेगा? पुलिस के सापेक्ष। तो चोर का पुलिस के सापेक्ष वेग क्या आएगा? चोर का वेग माइनस पुलिस का वेग। चोर का वेग कितना है भैया? कहां गया? 4 किलोमीटर पर आवर आई के, और पुलिस का वेग कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर आई के। 4 आई के में से 5 आई के जाएगा तो 1 माइनस आई के बचेगा। इसका मतलब जब पुलिस रुकी हुई है, पुलिस खड़ी है आराम से, तो चोर का वेग किसके सापेक्ष देखा जाएगा? पुलिस के सापेक्ष। तो चोर का पुलिस के सापेक्ष वेग कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दिशा क्या है? आई के विपरीत आई के था, तो चोर खुद पुलिस की तरफ आ रहा है। गौर फरमाइएगा, जैसे मैंने पुलिस को निर्देश तंत्र माना, पुलिस तो रुकी हुई है, तो चोर खुद पुलिस की तरफ आ रहा है। कितनी चाल से आ रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर से। तो चोर जब यहां से यहां पर आएगा, कितनी दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर की। तो समय लगेगा दूरी बटा चाल, तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो भैया पुलिस को रोक, चोर को रोको, चाहे पुलिस को रोको, चाहे दोनों को साथ चलाओ, दोनों को चलाओ, आंसर तीनों ही केस में सेम आ रहा है। अगर आप काम सही करेंगे तो तीनों केस में ही सेम आ रहा है। तो क्या होता है? सापेक्ष गति का फायदा क्या होता है? यहाँ अपन को पुलिस और चोर दोनों की गति देखनी पड़ रही है, लेकिन जब अगर हम इनमें से एक को निर्देश तंत्र मान लेते हैं, तो एक तो रुक जाता है और केवल दूसरा ही चल रहा होता है, और जब केवल दूसरा चल रहा है तो उसका वेग जिसको निर्देश तंत्र माना उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। पुलिस को निर्देश तंत्र, चोर को निर्देश तंत्र माना, तो पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। चोर को निर्देश तंत्र मानने वाला चोर रुका हुआ है और केवल पुलिस चल रही है, तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। पुलिस चोर की तरफ, चोर के सापेक्ष, चोर के सापेक्ष, चोर को क्या लगेगा? पुलिस मेरी तरफ कितने से आ रही है? 1 किलोमीटर पर आवर से। तो 2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, और जब पुलिस को निर्देश तंत्र मान लेंगे तो पुलिस को लगेगा कि चोर उसकी तरफ आ रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर फरमाओ, पुलिस 5 से चल रही है और चोर 4 से चल रहा है, तो नो डाउट समय बीतने के साथ इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। तो अगर मैं पुलिस को रोक के मानूंगा तो मेरे को लगेगा कि चोर मेरी तरफ आ रहा है, पुलिस की तरफ आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हुआ? 2 घंटे होगा। तो ये कहलाती है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति में जिसके हिसाब से बात करनी है, जिसको निर्देश तंत्र मानना है, उसको रोक दो। अब बाकी अन्य वस्तुओं का उसके सापेक्ष वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? उस वस्तु के वेग में से जिसको निर्देश तंत्र माना है उसका वेग घटा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों वेग, वस्तु का वेग और जो निर्देश तंत्र का वेग दे रखा था, वो किसी एक कॉमन निर्देश तंत्र के सापेक्ष होना चाहिए। अगर ए का वेग मेरे को किसी और के साथ, ए का मेरे को वेग दे दिया किसी प्रेक्षक सी के सापेक्ष, बी का वेग दे दिया किसी प्रेक्षक डी के सापेक्ष, और अब मेरे को बोला ए के सापेक्ष बी का वेग, तो ए के सापेक्ष बी का वेग, बी का डी के सापेक्ष वेग माइनस ए का सी के सापेक्ष वेग नहीं होगा। बी और ए के वेग किसके सापेक्ष होने चाहिए? एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष होने चाहिए, तभी जाकर आप बी का ए के सापेक्ष वेग को बोल सकते हैं बी का वेग माइनस ए का वेग, और ये दोनों वेग एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष होने चाहिए। तो चलिए, आपकी एक विमेय गति ऑलमोस्ट खत्म है, कल से हम लोग द्विविमेय गति स्टार्ट करेंगे।